हेलो, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फर्स्ट टॉपिक हम चैप्टर वाइज करेंगे, डायरेक्ट रिवीजन एंड थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। डायरेक्ट आपके पास डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन आपके पास डायरेक्ट होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। देन लेट्स स्टार्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। देखो सेल क्या है, सेल ऑफ गुड्स, जैसे इसका टॉप नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल मींस ट्रांजैक्शन, सेल मींस ट्रांजैक्शन एंड गुड्स मींस सब्जेक्ट मैटर। सेल क्या है, ट्रांजैक्शन है, एंड गुड्स क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है। तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें भी क्या होता है, हम ट्रांसफर क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब प्रॉपर्टीज मटेरियल थी, सब्जेक्ट मैटर। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर हियर, गुड्स। प्रॉपर्टीज टू टाइप की होती है। नंबर वन, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मींस कैन मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव किया जा सकता है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिनको हम मूव नहीं कर सकते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज एज एन इंटरेस्ट ऑफ, आपका दो तरह से प्रॉपर्टीज होती है अकॉर्डिंग टू, अगर इंटरेस्ट हम देखें, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और स्पेशल और लिमिटेड इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मींस जनरल, ठीक है, जनरल जनरल प्रॉपर्टी मींस ऑल द इंटरेस्ट, राइट, राइट टू परचेज, राइट टू ओनरशिप, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू मैनेज, ठीक है, डिस्पोज, राइट टू डिस्पोज, राइट टू डिस्ट्रॉय, राइट टू वे, ईजमेंटरी राइट एक्सेट्रा, ऑल ट्रांसफर टू बायर या ट्रांसफरर, ठीक है। बट नाउ अगर स्पेशल और लिमिटेड की बात करते हैं, नॉट ऑनरशिप, जैसे लीज हो गया, लीज में सिर्फ इंजॉयमेंट ट्रांसफर होता है, राइट, राइट टू एंजॉय, राइट टू पोजीशन ट्रांसफर हो सकता है, बट राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू आपका ट्रांसफर नहीं होता है, राइट टू ऑनरशिप। सेम ईयर अगर टीपीए के अंदर हम देखें, टीपीए के अंदर सेक्शन 54 में सेल दिया हुआ है कि सेल के मैनर क्या है, किस तरह से कौन सी सेल वैलिड होगी, कौन सी सेल वैलिड नहीं होगी, ठीक है। दीज ऑल आर कनेक्टेड लॉ। देन राइट टू ऑनरशिप इंक्लूड राइट टू डिस्ट्रॉय ऑल्सो। क्या, राइट टू डिस्ट्रॉय वंस ऑन प्रॉपर्टी, क्या आप अपनी अपनी ही प्रॉपर्टी को राइट टू डिस्ट्रॉय तो है, बट ऑनरशिप बन गया, ऑनर बन गया, क्या वो अपनी ही प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो यस कर सकता है, बट देयर इज एक्सेप्शन। इफ one cannot destroy one's property, one's own property in order to destroying evidence। अगर कोई एविडेंस में कोई अपनी ही प्रॉपर्टी है तो you cannot destroy that property, ठीक है। तो देन सेल ऑफ गुड्स में डील्स विद गुड्स ओनली। अब सेल ऑफ गुड्स जो एक्ट है 1930 का, यहाँ पे आपका सिर्फ कौन सा डील करता है, आपका गुड्स ओनली। दैट मींस ओनली विद मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो ओरिजिनली जो सोगा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, वाज ओरिजिनली इन सेक्शन टू 76 टू 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कहां पे था ये, जो ओरिजिनल जो सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन है, वाज ओरिजिनली इन सेक्शन 76 टू 123 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ आफ्टर दैट इसको रिफिल किया गया बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द, किसको सेपरेट किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से? तो बाय बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट न्यू थिंग्स एडिड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू कुछ न्यू थिंग्स एडेड किए गए, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स एक्सेट्रा, चेंज इन मर्केंटाइल कंडीशन, ठीक है, चेंज इन द टेक्निक ऑफ सेल, ओल्ड लॉ वाज नॉट सफिशिएंट। तो मेजर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड थी, दैट्स व्हाई यहाँ पे सेपरेट प्रोविजन बनाया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। एंड मोरओवर जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इज इन आइटम नंबर 6। लिखते रहो, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते रहो, प्रीलिम्स में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज इन आइटम नंबर 6 ऑफ कंकरेंट लिस्ट। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट है, 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, तो ये कौन सी लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। एंड देन आइटम नंबर 6 है, एंड हेंस बोथ, इसमें लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट और एंड
स्टेट लेजिस्लेशन दोनों लॉ बना सकते हैं, क्योंकि आइटम नंबर जो कंकरेंट लिस्ट है दोनों के पास पावर होती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट? यहाँ का सोर्स क्या है? सोर्स इज कॉन्ट्रैक्ट जनरली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जनरली, बट एक्सेप्शन आर देयर ऑलवेज, ठीक है, समटाइम इट इज स्टैट्यूटरीली सेज, स्टैट्यूटरीली से। देन नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपना बेरेक्ट में देखना। Preliminary, chapter number 1, short title extent and commencement. This act may be called Sale of Goods Act. It extends to whole of India. Yes, it extends to whole of India. After the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was passed by the both House of Parliament, dated 31st October 2019 के बाद, 31st October 2019 के बाद ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। It shall come into force first day July 1930. That is important here. इसको मार्क कर लेना, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। देन नाउ द सेकंड आपका डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2। देखो डेफिनेशन आपको याद करनी है और यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन से। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 1, वायर मींस अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय। ये बोलता है कि वाय जो हु बाय जो परचेज करता है, जो बाय खरीदता है कोई चीज, या एग्री होता है, अभी खरीदी नहीं किस चीज के लिए, एग्री होता है खरीदने के लिए, तो एग्री टू बाय बोथ, हु बाय और एग्री टू बाय बोथ आर बायर, बोथ इन बोथ केसेस में क्या होगा, बायर होगा। डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब विद कंसेंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है सेम थिंग सेम सेंस, मीटिंग ऑफ माइंड, कॉन्सोनेंस एडिडम। तो सेम ईयर अगर कोई वॉलेंटरली अपनी इच्छा से की प्रॉपर्टी की पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है, पोजेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यहाँ पे ट्रांसफर ऑनरशिप नहीं बोला है, क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज डिलीवरी। गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट when they are in such state that buyer would under the contract be bound to take delivery of them। अब डिलीवरेबल स्टेट क्या है इसको समझो। डिलीवरेबल स्टेट है कि वो डिलीवरी करने के योग्य होनी चाहिए, एबल होनी चाहिए, ठीक है। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। मान लो सपोज देर इज 100 kg पोटैटो, ठीक है, पोटैटो है 100 kg, किसके पास है, शॉपकीपर के पास। अब वो मान लो उसका एक ढेर लगा हुआ है 100 kg का, 100 kg का पोटैटो है। अब बायर आता है, बायर बोलता है मुझे 1 kg चाहिए। कितना चाहिए, 1 kg पोटैटो लेना है। अब देखो 100 है, पहले इसमें से 1 kg हमें क्या करना है, 1 kg पैकेट में लेना है और उसको वेट करना है। अब जब पैक कर दिया आपने, इसको पैक करने के बाद वेट किया, पैक किया, अब ये किस स्टेट में हो गया, अब वो 100 kg में से आपने 1 kg जब उसको वे मशीन पे रखा, वेट किया और उसको पैक कर दिया, अब ये क्या होगी, अब बस आप बायर को देना ही है, दैट इज डिलीवरेबल स्टेट। अब वो डिलीवर करने की योग्य हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बोलेंगे चलो ठीक है वहां से उठाओ और 10 पोटैटो ले लो, वो 1 kg के होंगे, नो, उसको वेट करना पड़ेगा, पैकेट में डालना पड़ेगा, मतलब डिलीवरेबल स्टेट की डिलीवरी करने के लायक बन जाए वो, ठीक है, दैट इज डिलीवरेबल स्टेट। Then now the document of title to goods includes a bill of lading। देखो बिल ऑफ लेडिंग कहां पे चलता है, जहां शिप, जो शिप में के थ्रू हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग होता है। डॉकयार्ड, वेयर हाउस, कीपर सर्टिफिकेट, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट अगर रेलवे के थ्रू आप भेज रहे हो, multi modal transport document, warrant or order for the delivery of goods, and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by, या endorse किया हो उसको, or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby, ठीक है। फॉल्ट मींस wrongful act और डिफॉल्ट, मतलब wrongful act जहां पे लॉस हो रहा है किसी पर्सन को, ये तो दैट इज आल्सो फॉल्ट। फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, फ्यूचर गुड मतलब फ्यूचर में आपने उसको मैन्युफैक्चर करना है,
जैसे मान लो सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो मैंने फैक्ट्री में बोला मेरे पास बायर आया कि मुझे कुछ परचेज करना है आपके, मैंने मुझे मेरे अभी गोडाउन में कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ नहीं है, मैंने बोला ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, अब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा इन फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद उसको फैक्ट्री में क्या करूंगा, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करूंगा या एक्वायर्ड, या मेरे पास अपने पास वो चीज नहीं, मैंने किसी थर्ड पर्सन से वो चीज एक्वायर कर दी, ठीक है, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो थिंग्स आपके पास नहीं थी सेलर के पास। देन goods means every kind of movable property other than actionable claim and money। देखो actionable claim टीपीए में आप क्लेम कर सकते हो, सेक्शन 130 ऑनवर्ड्स, वहां पे मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड किया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, एवरी काइंड ऑफ, यहां से आपको एमसीक्यूज बन सकता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपका गुड्स में आ जाएगी, बट एक्शनेबल क्लेम और मनी को यहां पे एक्सक्लूड कर रखा है। बट एंड इंक्लूड्स, फिर उसने इंक्लूड किया है स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर मतलब इंडिया में जो स्टॉक मार्केटिंग होता है, नॉट इंग्लैंड, तो स्टॉक एंड शेयर को इंक्लूड किया है, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड किया है, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed before sale under the contract of sale। that is important here। देखो ग्रोइंग क्रॉप्स मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ग्रास मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड थिंग्स अटैच टू, देखो जनरली क्या होता है कि जो थिंग्स अटैच टू द अर्थ होती है, लैंड होती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं अनटिल अनलेस, जब तक उनको सिवियर फ्रॉम द लैंड ना किया जाए, कट ना किया जाए, जैसे ट्री हो गया आपके, ठीक है। अब ट्री है वो जनरली क्या माना जाएंगे, वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां के लिए क्या, विच आर एग्री टू बी सिवियर, अगर एग्रीमेंट ऐसा बना एग्री टू कट, ठीक है, तो जैसे ही उनको एग्रीमेंट बन गया कि हाँ इनको हमने काटना है फ्यूचर में, तो देन एग्रीमेंट बन गया, तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या फिर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो इस तरह से एग्रीमेंट कर रखा है जो अटैच टू अर्थ प्रॉपर्टी है। A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not। देखो इंसॉल्वेंट का मतलब है जो जिसके डेट ज्यादा एंड असेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इंसॉल्वेंट होता है और बाय कोर्ट उसको डिक्लेयर किया जाता है। मर्केंटाइल एजेंट मींस अ मर्केंटाइल एजेंट having in the customary course of business, that is important here, customary course of business such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। देखो मर्केंटाइल एजेंट होता है जो ऐसा एजेंट जो एक जैसे काम कर, तो वो उसकी जॉब एक तरह से वो काम ही कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि पहली बार वो काम कर रहा है, मतलब कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसका कस्टम है वो उसका बिजनेस है वो काम करना है, ठीक है, वो एजेंट होता है, किसी भी पर्सन का एजेंट हो सकता है, किसी भी का मर्केंटाइल जो बिजनेस होते हैं, एंड सच एजेंट उसको अथॉरिटी है आइदर टू सेल, वो उसको ऑथोराइज कर रखा होता है प्रिंसिपल ने, ठीक है, टू सेल द गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल, वो सेल गुड्स कर सकते, गुड्स को सेल कर सकता है, कंसाइन। अब देखो कंपनी का मालिक है वो तो खुद तो सेल करने नहीं जाएगा, किसी ना किसी को ऑथोराइज करेगा, ठीक है, और टू उसके लिए वो मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, और टू कंसाइन गुड्स फॉर पर्पज ऑफ सेल, कंसाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकता है, और टू बाय गुड्स वो परचेज भी कर सकता है, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, दी मर्केंटाइल एजेंट के काम होते हैं। प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, प्राइस का मतलब हमने यहाँ पे मनी, ठीक है, किससे मतलब है, मनी से मतलब है। तो देन प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी गुड्स एंड नॉट मेरली स्पेशल प्रॉपर्टी। अब देखो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी होती है जहां पे एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट की बात कर रहा है, ठीक है, जहां पे आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट राइट टू ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, बट नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। तो स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, आपका जहां पे लिमिटेड राइट ट्रांसफर, लीज एक्सेट्रा, तो वो यहाँ पे डील नहीं करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी, नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी।
देन क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड द स्टेट और कंडीशन, मतलब उसकी फिटनेस क्या है, क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन क्या है, किस कंडीशन, सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ गुड्स। सेलर मींस अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल, जैसे बाय में बोला हु बाय एंड एग्री टू बाय, तो सेम ईयर पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स। स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। देखो स्पेसिफाइड का मतलब है जो स्पेसिफिक कर दिया आपने, आइडेंटिफिकेशन है एट द टाइम ऑफ जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम आपको वो पता है कि सुनिश्चित है कि ये सर्टेन है, आइडेंटिफाइड है, दैट इज स्पेसिफाइड गुड्स। एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल इज मेड। एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव मीनिंग असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। तो मतलब अगर इसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई डेफिनेशन यूज हो रहा है, कोई वर्ड यूज हो रहा है, कोई टर्म यूज हो रहा है, तो अगर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है तो उस एक्ट को, उस टर्म को हम कहां से लेंगे, कहां से ड्राइव करेंगे, फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, तो मींस दिस इज पारी मटीरिया। ठीक है, पारी मटीरिया एक्ट लिखते रहो। Application of Provision Act 9 of 1872, the unrepealed provision of Indian Contract Act save insofar as they are inconsistent with the express provision of this act shall continue apply to contract for a sale। मतलब जो अनरिपील किया हमने, अगर अनरिपील सॉरी अनरिपील जो प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इस प्रोविजन के साथ, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू अप्लाई होंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। देन नाउ द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 4 डिफाइन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 4 में क्या दिया है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों अलग अलग है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल दो टर्म आपके पास दी है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स, गुड्स आपको डेफिनेशन में देखना कौन सी गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी कौन सी, जो जनरल प्रॉपर्टी। गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। अब तो फिर से प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया, यहाँ तो इंटरप्रिटेशन क्या कहां से लेके हम, डेफिनेशन से। ये यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही है। इन गुड्स टू द बायर, बायर फॉर प्राइस। अब यहां पे कैसे होगा, कंसिडरेशन के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, property and goods to the buyer for price, they may be a contract of sale between one part owner and another। बोलता सेल, अब देखो दोनों अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, दे मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। तो मतलब ये ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 211 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बायर को ट्रांसफर कर रहा है प्राइस के लिए, प्राइस, प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन, प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट मतलब टोटली विदाउट कंडीशन। ठीक है, विदाउट कंडीशन, तो देन मान लो कोई कंडीशन नहीं है, सीधे देन ट्रांसफर कर दिया, उसकी पेमेंट होगी। कंडीशनल मतलब कि पहले कोई कंडीशन फुलफिल करना है तब ट्रांसफर होगा। तो दोनों हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है। थर्ड क्लॉज, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। जब इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जो ऑफ वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, व्हाट वेयर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर। ठीक है, टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। अब तो एग्रीमेंट टू सेल में यहां पे ट्रांसफर इमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम elapsed और कंडीशन आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर। लेटर ऑन जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है वो कब बनेगा, ट्रांसफर ऑफ सेल कब बन जाएगी,
जब या तो वो जो टाइम दिया हुआ है कि इतना टाइम के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट इतने टाइम के अंदर ट्रांसफर होनी है, तो वो टाइम कंप्लीट हो जाता है या एलेप्स हो जाता है, या फिर जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तब वो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो कन्वर्ट इनटू सेल। ठीक है, नाउ लाइक दिस, देखो दैट इज इंपॉर्टेंट यार, सेक्शन 4 आपका दो वर्ड यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। ठीक है, ये आपका टीपीए में यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल टीपीए में सेक्शन 54 टीपीए में यूज हुआ है। अब देखो दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो ऑफ है यहां पे शोज ट्रांजैक्शन, ये क्या कर रहा है, शोज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो टीपीए के अंदर यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इट इज कॉल्ड ऑल्सो एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। और टीपीए में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, फ्यूचर। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं हुई, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करके रखा है कि हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेटर ऑन मान लो सपोज ए बोलता है मुझे अपना हाउस ट्रांसफर करना है, हाउस सेल करना है, बी बोलता है कि ठीक है जब भी तुम बेचोगे तो मुझे बेचना, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि कब तक आपको बेचना है, तो बोलते मुझे नेक्स्ट ईयर 2025 में बेचना है या फिर 2-3 महीने बाद बेचना है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर देते। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है अगस्त में, जब अगस्त में तो मुझे ट्रांसफर कर देना हाउस, कब करना ट्रांसफर, अगस्त, अगस्त क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, अगस्त 2024 तो फ्यूचर है, तो इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल, दैट इज टू सेल इन फ्यूचर, एग्री टू सेल इन फ्यूचर, तो मतलब एग्री टू सेल इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में एग्री, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एग्रीमेंट टू सेल इन फ्यूचर दोनों सेम थिंग है, सिमिलर है। टीपीए में आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल वर्ड यूज हुआ है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एग्रीमेंट टू सेल यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, दोनों में ट्रांसफर और ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपका इंस्टेंटेनियसली मतलब इमीडिएट, मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑनरशिप ट्रांसफर, मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, चाहे वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो, और ट्रांसफर हो जाती है। बट इन फ्यूचर, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगा, इन फ्यूचर, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर, आपका फ्यूचर गुड्स पे डिपेंड करेगा या अनसर्टेन गुड्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर, सेक्शन 4 में। देन अब जो एग्रीमेंट टू सेल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, वो भी सेल बन जाएगा, या तो जो टाइम दिया है अगस्त में वो लैप्स हो जाए, आफ्टर दैट वो कॉन्ट्रैक्ट सेल बन जाएगा। और सेकंड थिंग, जब कोई कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है तो वो सेल बन जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5, 6, 7, फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सेल हाउ मेड, ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, किस तरह, क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए। ठीक है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। देखो सेम जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो एसेंशियल एसेंशियल ऑफ सेल, पहले तो एसेंशियल ऑफ सेल क्या क्या चाहिए आपको, एसेंशियल ऑफ सेल पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल ऑफ सेल आप अगर लिख सकते हो तो लिखते रहो, अपना राइट करते रहो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब एक सेलर होना चाहिए, दूसरा बायर होना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड थिंग प्राइस, प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन, ग्रेचुएट नहीं होना चाहिए, मनी कंसिडरेशन, सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। देन थर्ड सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर मतलब कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर्स क्या है यहाँ पे, गुड्स है। ठीक है, तो देन
कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, सेल इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना सेल इज बायलैटरल, दो पार्टी का मिले, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब टू पार्टीज होना जरूरी है, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट सेल हिज गुड्स टू हिमसेल्फ, अ पर्सन कैन नॉट सेल हिज गुड्स टू हिमसेल्फ, नोट डाउन कर लेना कि कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन अपने को ट्रांसफर नहीं करेगा, दो पार्टी होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेल इज ऑलवेज अ कंसेंसुअल ट्रांजेक्शन, कंसोनेंस एडिडियम कंसेंसुअल ट्रांजेक्शन, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया। इट इज एसेंशियल दैट पार्टी शुड एग्री विद फ्री कंसेंट, और पार्टी कैसे एग्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट के अकॉर्डिंग। अब रीड करते हैं सेक्शन 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर प्राइस। ऑफर मतलब यहाँ पे एक पर्सन ऑफर देगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा उसका एक्सेप्टेंस करेगा। देखो आगे लिखा है प्राइस, ऑफर किस चीज के लिए, प्राइस की बात करें कि प्राइस वो कंसिडरेशन होगा, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, जो एक्सेप्टेंस जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। देखो या तो वो इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनना है, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया विद प्राइस के साथ, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड, अब ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इमीडिएट आपको डिलीवरी करनी है गुड्स या इमीडिएट पेमेंट कब गुड्स, ये मतलब मे प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ, or for delivery or payment by installment, or that the delivery or payment of both shall be postponed, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका डिलीवरी और पेमेंट उसी टाइम इमीडिएट हो, वो पोस्टपोन भी किया जा सकता है। ट्रांसफर आज है, आज मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 27 जैन 2024 को, डिलीवरी 2 दिन बाद भी हो सकती है उस प्रॉपर्टी की, पेमेंट 2 दिन बाद भी हो सकती है, पेमेंट फुल पेमेंट भी हो सकता है, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो देन जरूरी नहीं है कि बोथ शैल बी पोस्टपोन, ये पोस्टपोन किया जा सकता है, आपका डिलीवरी भी पोस्टपोन की जा सकती है, पोजीशन ऑफ डिलीवरी, एंड पेमेंट को भी पोस्टपोन किया जा सकता है, बट ट्रांसफर हो गया एज पर सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बी इन फोर्स, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग or by word in mouth, or partly in writing and partly by word mouth may be implied from the conduct of the parties. सेम सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह है, सिमिलर है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जरूरी नहीं कि रिटर्न फॉर्म में हो, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो मतलब ऑरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऑरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी अलाउड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। तो जनरली हम ऑरल कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। समझ आ गया सेक्शन 5? देखो सेक्शन 5 पहले बात करते हैं कि एक साइड से दो पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, टू पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सेलर और बायर, दूसरा प्राइस और मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स होना चाहिए। उसके बाद एक सेल और एक ऑफर करता है, ऑफर किसकी साइड से आगे ये नहीं बोला, ऑफर होना चाहिए, ऑफर किस चीज का, टू बाय, बाय करने का ऑफर, और सेल गुड्स फॉर प्राइस, ठीक है, या सेल करने का ऑफर, एंड देन किस चीज के लिए, प्राइस, दिस कंसिडरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, जिसने दूसरी पार्टी उस चीज को क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो देन जब एक्सेप्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब जो प्राइस ऑफ मनी है, प्राइस ऑफ मनी है कंसिडरेशन सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्राइस और मनी कंसिडरेशन, ठीक है। बट देखो अगर मनी, एक साइड मनी है, दूसरी साइड भी मनी दे रहा है, मान लो आप दे रहे हो 2000 का नोट, ठीक है, दूसरा दे रहा है आपको 100 2000 के बंद हो गए, मान लो सपोज 500 का, आपने 500 का, ए ने 500 दिया बी को, बी ने इसको 100 के 5 नोट दिए, ठीक है, क्या ये सेल होगा, नो, दैट इज एक्सचेंज, ठीक है, ये एक्सचेंज है, इट इज नॉट सेल, इट विल बी कॉल्ड बार्टर एंड एक्सचेंज, बार्टर या एक्सचेंज कहा जा सकता है इसको, बट इट इज नॉट सेल, ठीक है। बट यस, हाउएवर इफ द प्राइस इज पेड पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स, पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल। मान लो सपोज आप न्यू कार शोरूम में कार लेनी है, आपने न्यू ईयर पे कार लेना है, ठीक है, आप अपने ओल्ड कार एक्सचेंज कर दिया, मान लो ओल्ड कार भी दे दी उनको और कुछ पैसे दे दिए, अब जो न्यू कार लेनी है वो 10 लाख की है, ठीक है, अब आपके पास जो ओल्ड कार है उन्होंने उसका 5 लाख लगा कि 5 लाख में हम इसको परचेज करेंगे, एंड 5 लाख आपने बनी दे दिया,
इसके बदले क्या ले लिया आपने, न्यू कार। तो ये आप जो ये गुड्स थे आपने, ओल्ड कार जो थी वो गुड्स थी प्लस मनी आपने पे कर दिया। तो मतलब मनी और गुड्स अगर है तब वो क्या माना जाएगा, तब वो सेल हो सकता है। लेकिन अगर मनी मनी है, आप एक्सचेंज कर रहे हो जो करेंसी नोट्स एक्सेट्रा होते हैं, तो वो यहाँ पे सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है। देन व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर कैसे होना चाहिए आपका, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, 2 क्लॉज 7 में दिया होगा। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर मतलब गुड्स, तो द सब्जेक्ट मैटर सेल मस्ट बी गुड्स, कैसा होना चाहिए, गुड्स। तो दैट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 7। ठीक है। बट सेक्शन 6 में बोला गया है कि गुड्स कैसी होती है, दो तरह की गुड्स होगी, फ्यूचर और एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग मतलब एट प्रेजेंट आपके पास गुड्स अवेलेबल है, एंड फ्यूचर गुड्स अभी अवेलेबल नहीं है। हमने 2 7 में भी ये डिस्कस किया था। The goods which form the subject of the contract of sale may be either existing goods on or purchased by the seller or future goods। ये बोलता है दो तरह की गुड्स होगी, एग्जिस्टिंग मतलब एट प्रेजेंट जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो वो गुड्स आपके पास अवेलेबल है या आपके पोजीशन में है, सेलर के पोजीशन में। बट और फ्यूचर गुड्स कि मतलब अभी अवेलेबल नहीं है, वो फ्यूचर गुड्स है। देयर कॉन्ट्रैक्ट दोनों का हो सकता है। There may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by seller depend upon the contingency which may or may not happen। अब देखो, जो प्रेजेंट गुड्स आपके पास अवेलेबल है दैट इज गुड थिंग, बट अगर फ्यूचर गुड्स है वो डिपेंड करेगा किस पे, कंटीजेंसी पे। अभी आपने एक्वायर नहीं किया, मान लो थर्ड पर्सन से एक्वायर करना है या कोई कंडीशन फुलफिल करनी है, गुड्स तब आपके पास आ जाएगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंटीजेंसी पे। वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर purport to fact of present sale of future goods, the contract operate as agreement to sell the goods। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल purported to fact of present sale फ्यूचर गुड्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। क्योंकि गुड्स अभी है नहीं, फ्यूचर गुड्स है, अनसर्टेन है। ठीक है। तो इन दैट केस तो आपका क्या होना चाहिए, आपकी गुड्स आपके पास एट प्रेजेंट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, गुड्स में क्या क्या आ सकता है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन गुड्स। ठीक है। बट नॉट एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे नहीं इंक्लूड नहीं होंगे, ना ही मनी होगी। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, गैस, दीज आर गुड्स। लॉटरी लॉटरी टिकट जो आपका लॉटरी है गुड्स में आ जाएगा। कॉपीराइट्स आपका गुड्स में आ जाएगा। पेटेंट एक्सेट्रा ऑल आर गुड्स। क्या किडनी ट्रांसफर करना, किडनी सेल करना गुड्स में आ जाएगा, वो फॉल होगा। तो आंसर इज नो, बिकॉज वो ह्यूमन ऑर्गन है और ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है उसमें फॉल होगा, नॉट गुड्स में फॉल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। देन सेक्शन 5 में क्या क्या फॉर्मेलिटीज बोलते हैं, एक बार फिर से फॉर्मेलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होना चाहिए आपका, पहले पार्टीज होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रोवाइड आपका पार्टीज होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट में आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक साइड से ऑफर होना चाहिए, दूसरी साइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एंड देन उसका प्राइस होना चाहिए, और साथ में सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। तो सेक्शन 6 में बोला गया सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए। गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 गुड्स बहुत तरह की हो सकती है आपका, फ्यूचर भी हो सकती है, एग्जिस्टिंग भी हो सकती है। ठीक है। 2 क्लॉज 6 में डिफाइन है फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स 2 क्लॉज 6 में डिफाइन है। एंड 6 क्लॉज 3 बोलता है कि जो व्हेन पर्सन purport to make or sale of future goods the contract operate agreement to sale। अब जो फ्यूचर गुड्स के बारे में जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर वो कंटीजेंसी पे डिपेंड करेगा या हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इन द फ्यूचर इवेंट, अगर हैपनिंग हो गया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नॉट हैपनिंग तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, वॉइड बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट गुड्स पेरिशिंग, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले गुड्स पेरिश हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया एक्सेट्रा। ठीक है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, और स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है आइडेंटिफाइड गुड्स। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, देखो टर्म को समझो, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इफ गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम when the contract was made perished or become so damaged
so longer to answer this description in the contract. मतलब contract, where a contract for sale of specific goods, specific मतलब identified goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller, मतलब सेलर को नॉलेज नहीं है किस चीज का कि मेरी जो गुड्स है एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम उसको नॉलेज नहीं था कि उसकी गुड्स डैमेज हो चुकी है, उसकी गुड पैरिश हो चुकी है, नो लॉन्गर टू आंसर दिस डिस्क्रिप्शन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए है, ए और बी है, ए सेलर है, बी यहाँ पे बायर है, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल ऑफ गुड्स. मान लो ए को पता है कि मेरे गोडाउन में अभी 10 सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं, सीमेंट के बैग है, ठीक है, वो कहाँ पे गोडाउन में आइडेंटिफाइड है कि 10 है, उसको पता है. लेकिन क्या हुआ कि बहुत भारी बारिश हो रही थी उस दिन. अब बी आया, वो परचेज करने आया सीमेंट को, उसने बोला ठीक है मुझे 10 बैग सीमेंट चाहिए. इन्होंने बोला ठीक है मेरे गोडाउन में 10 बैग है. अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन इनको नॉलेज नहीं है कि वहां पे बाढ़ आ गई या फिर कुछ हो गया, उनका गोडाउन ही मतलब डैमेज हो गया, या वो सीमेंट के कट्टे डैमेज हो गए, पैरिश हो गए, ठीक है. तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम वो उस टाइम उसको नॉलेज नहीं थी मेरी जो थिंग्स है सेलर को, कि सेलर को विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, सेलर वर्ड यूज हुआ है, तो देन सेलर को पता नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी डैमेज और पेरिश हो गई है. गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, गुड्स पेरिश बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक मतलब फिर से जो आइडेंटिफाइड गुड्स होती है, एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द सेलर और बायर perish or becomes so damaged, so longer to answer this their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. अब रिस्क कब पासिस होता है वो सेक्शन 26 में दिया हुआ है कि रिस्क कब पास होता है टू द बायर. अब ये बोलता है कि एग्रीमेंट टू सेल, कि अपने एग्रीमेंट टू सेल किया. देखो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट टू सेल होता है. अब ये सेल बन जाता है जब वो या कंडीशन फुलफिल हो जाती है. इससे पहले सेल बनने से पहले, सेल कन्वर्ट होने से पहले और एग्रीमेंट होने के बाद, एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद, इस बीच में अगर वो प्रॉपर्टी पैरिश हो जाती है, डैमेज हो जाती है विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवॉइडेड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट उसको अवॉइड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है. क्लियर. देन नेक्स्ट इज प्राइस. मैंने बताया आपको सेक्शन 5 क्या बोलता है, आपका प्राइस होना चाहिए, ठीक है. क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए. देन प्राइस, प्राइस मीन्स ascertainment of price, ascertainment of price, certain होना चाहिए. Price in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. देखो जनरली जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इंटेंशन ऑफ इंपॉर्टेंट होती है. प्राइस कौन डिसाइड करता है, पार्टीज डिसाइड करती है. कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज बनाती है, ठीक है. अब मान लो प्राइस डिसाइड किया, प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी टर्म होगी लेफ्ट टू फिक्स्ड मैनर देयर बाय, या फिर मैनर है कोई कि एग्रीड देयर बाय एग्रीड, जिसके लिए वो एग्री हुए, एग्री मतलब पार्टी एग्री हुई, तो पार्टी ने डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो ascertainment ऑफ प्राइस में सेक्शन 9 जो है, दैट प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू फिक्स्ड बिटवीन मैनर देयर बाय एग्रीड, मतलब बिटवीन द पार्टीज जो एग्री हो गए, ठीक ठीक है. इफ द प्राइस इज नॉट डिटरमिन्ड, आगे बोलता है कि वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग विद द फॉरगोइंग प्रोविजन, द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस. बोलता है अगर उन्होंने फिक्स नहीं किया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट या फिर एज पर द मैनर, तो क्या कैसे देंगे प्राइस, वायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, मतलब रीजनेबल प्राइस वो पेड करेगा. व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये अंडरलाइन कर देना, समटाइम ये एमसीक्यूज आ सकता है. व्हाट इज प्राइस, रीजनेबल प्राइस क्या होगा, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर केस, ठीक है.
क्लियर, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा फैक्टर एज पर द फैक्टर ऑफ सर्कमस्टांसेस। देन नाउ द क्लियर, ये समझ आ गया। प्राइस हैज टू फिक्स इन द टर्म ऑफ द मनी, और ऑब्वियसली वो तो क्लियर है आपको कि टर्म ऑफ मनी में होना चाहिए, सेक्शन 5 में बोला प्राइस होना चाहिए। एंड इट मे बी आइदर पेड और प्रॉमिस टू पेड। प्रॉमिस आइदर पेड मतलब इमीडिएटली पे कर दिया, या प्रॉमिस टू पेड इन फ्यूचर में पे करना है, आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। देन सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, where there is an agreement to sell goods on the term that the price is fixed by the valuation of the third party, and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided। मतलब जब प्राइस मान लो पार्टी ने फिक्स नहीं किया, और प्राइस कौन करेगा, थर्ड पर्सन को प्राइस फिक्स करेगा, क्योंकि वो वैल्यूएशन निकालेगा। वैल्यूएशन निकालने के बाद क्या होगा, मान लो पार्टीज डिसाइड की, थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा वैल्यूएशन। अगर वो थर्ड पार्टी ने डिसाइड नहीं किया, ठीक है, मान लो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी ने बोला ठीक है हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस सेल गुड्स का, लेकिन जो प्राइस है वो फिक्स करेगा सी। कौन करेगा, सी। उसकी वैल्यूएशन कौन निकालेगा, सी। समटाइम क्या होता है, मान लो सपोज वैल्यूएशन सी ने निकालना है, और वो थर्ड पार्टी या सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, और उसने वो वैल्यूएशन नहीं दिया ना, थर्ड पार्टी ने वो वैल्यूएशन नहीं निकाला और एक्सट्रैक्ट नहीं किया, डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड। तो एग्रीमेंट क्या किया जा सकता है, अवॉइडेड किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द गुड्स और एनी पार्ट thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay the reasonable price therefore। लेकिन अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी वैल्यूएशन नहीं हुआ था, लेकिन कुछ गुड्स डिलीवर कर दिए थे, या तो टोटली गुड्स डिलीवर, मान लो ए ने गुड्स डिलीवर कर दिए बी को, बोलते प्राइस कौन फिक्स करेगा, सी। सी ने वैल्यूएशन नहीं किया, अब गुड्स तो डिलीवर हो गए थे, प्राइस अभी पता नहीं कि कितना देना है, तो अब उसको फिर रीजनेबल प्राइस यहाँ पे पे करना पड़ेगा। या कुछ पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवर हो गए, तब भी उसको रीजनेबल प्राइस यहाँ पे करना है, ठीक है। Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault। ठीक है, या फिर मान लो सपोज ए है, बी है, ए यहाँ पे सेलर है एंड बी यहाँ पे बायर है, ठीक है। अब वैल्यूएशन किसने डिसाइड करना, सी, थर्ड पार्टी। अब मान लो बी इसको प्रिवेंट कर रहा है, ये कुछ ऐसा एक्ट करे जिसकी वजह से सी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसने कुछ ऐसे सर्कम मिस रिप्रेजेंट किया, या कुछ तरह का इस तरह का फॉल्ट है इसका, वो प्रिवेंट करा ताकि सी अकॉर्डिंग टू लॉ वैल्यूएशन ना कर पाए, तो यहाँ पे ए के पास राइट आ जाता है सूट फॉर डैमेज। वो बी के अगेंस्ट डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है, बट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन ए। बर्डन ऑफ प्रूफ ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने ट्राई किया इसको प्रिवेंट किया फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन टू द थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया कि वो वैल्यूएशन ना कर पाए। वो किसको प्रूव करना, ए को। देन वो डैमेज का सूट यहाँ पे क्लेम कर सकता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको। देन नाउ नेक्स्ट अपने आप में एक टॉपिक है, दैट इज सेक्शन 11, 12, 13, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये कंडीशन एंड वारंटीज की बात करते हैं, इसको कंडीशन एंड वारंटीज की बात कर रहा है।